नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय विधायकों के बिगड़े बोल। दरअसल ये बात कोई नई नहीं है, इस तरह की बातें पहले भी हो चुकी, लेकिन अभी ताज़ा स्थिति ये है कि जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ विधायक हैं, जो वरिष्ठ राजनेता हैं, उनके बोल बिगड़े हुए हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि बीजेपी, कांग्रेस, क्या हर कोई हर कुछ बात कर रहा है, चाहे बिहार का मामला हो, मध्य प्रदेश का हो। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि माननीयों के बिगड़े बोल अगर हैं तो इनका इलाज क्या है। इसी पर चर्चा की शुरुआत के पहले सुन लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने क्या कहा, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने क्या कहा। इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक भी मोटरसाइकिल वाला चालीस नहीं चलता, क्यों बता रहे विनोद? चलते चालीस कहाँ चलती है? किसी गाड़ी चलती है? आज के बाद कोई गाड़ी ज्यादा चली मेरे को सारे फाते बिता दूंगा मैं। क्या कहना है? देखो भैया, 15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया है? और इतना तंग किया। किसानों के बारे में देखो, मैं पहली सभा मध्य प्रदेश की थी। हाँ, मैंने कहा कांग्रेस और कमलनाथ, मैंने कहा ये जो कानून है इसे कानून के इस दायरे में आता नहीं है और इसलिए ये सब फर्जीवाड़ा है। एक आदमी का इसमें कर्जा माफ नहीं होगा। फिर इसके बाद मैं नारायणगंज गया था, थोड़ा लेट गया था, तो विधायक वहां से ऐसा भगा, फिर मेरे को मिल गया भाई। मैंने कहा और ये बदमाश आदमी है, वहां बात लोगों की नहीं सुन सकता, इधर आ गया कि जा रहा हूँ मंडला कह दिया और कहाँ चला गया, नारायणगंज। 15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया है? और इतना तंग किया। किसानों के बारे में देखो, मैं पहली सभा मध्य प्रदेश की थी। हाँ, मैंने कहा कांग्रेस और कमलनाथ, मैंने कहा ये जो कानून है इसे कानून के इस दायरे में आता नहीं है और इसलिए ये सब फर्जीवाड़ा है। एक आदमी का इसमें कर्जा माफ नहीं होगा। फिर इसके बाद मैं नारायणगंज गया था, थोड़ा लेट गया था, तो विधायक वहां से ऐसा भगा, फिर मेरे को मिल गया भाई। मैंने कहा और ये बदमाश आदमी है, वहां बात लोगों की नहीं सुन सकता, इधर आ गया कि जा रहा हूँ मंडला कह दिया और कहाँ चला गया, नारायणगंज। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का एक बयान जारी हुआ, जिसमें सोशल मीडिया में हमने देखा, जिसमें किसान कर्ज माफी पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। ये कुछ महीने पहले भी इन्होंने जो 2 वक्त की रोटी के लिए जो मजदूर हमारे यहाँ से पलायन करके जाते थे, उनकी भी हंसी उड़ाते हुए उनको निठल्ला कहा। इन्होंने कभी मंडला की जनता को गंभीरता से नहीं लिया, मंडला के विषयों को इन्होंने कभी गंभीरता से लिया नहीं है। 30 साल के राजनीतिक कैरियर में इन्होंने कोई भी विकास के जो आयाम है मंडला को नहीं दिया, जो विकास के लिए आज भी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रहा है। एक भी मोटरसाइकिल वाला चालीस नहीं चलता, क्यों बता रहे विनोद? चलते चालीस कहाँ चलती है? किसी गाड़ी चलती है? आज के बाद कोई गाड़ी ज्यादा चली मेरे को सारे फाते बिता दूंगा मैं। लालबरा थाने में दुर्घटना का एक महिला का पार्थिव शरीर को वहाँ के 3-4 हज़ार लोग थाने के सामने वहीं जलाना चाहते थे और उनकी मांग थी कि भाई कल तय हुआ था तो आरटीओ साहब को आकर के हमारा समाधान करना चाहिए। बहुत से लोग थाने के अंदर घुस गए थे, इसी बीच में कम से कम 1000 से ऊपर लोग थे वहाँ पे। सारे पुलिस के अधिकारी थे। सबको उस तालाब को काम करने के लिए मुझे सबको डांट लगानी पड़ी और मेरे मन की बात नहीं है, मेरे स्वभाव के विपरीत है। लेकिन यदि इसमें किसी अधिकारी को, किसी जनता को, किसी जनप्रतिनिधियों को, प्रेस के, मीडिया के मित्रों को, और विशेष तौर से आरटीओ साहब को यदि बुरा लगा होगा तो मैं तो समझता हूँ मेरे छोटे भाई, और मैं हक भी रखता हूँ, लेकिन फिर भी उसके अंदर में
खेद दर्ज करता हूँ और हमारा एक जवाबदारी भी है कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो उसको हमको स्वीकार करना। तो हमने देखा किस तरह से गौरीशंकर बिसेन पहले तो दफ्तर में आरटीओ से के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बाकी लोगों से चिल्लाकर बात करते हैं, और उसके बाद हमने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को भी सुना और उसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई। दरअसल आशीष दुबे जी, मैं परिचय करा दूं हमारे पहले तो मेहमानों का। हमारे साथ स्टूडियो में है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल आशीष दुबे जी। आशीष दुबे जी, स्वागत है आपका। और स्काइप पर हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, लीडर कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो, मुझे एक मैंने मुहावरा कहने में कोई दिक्कत नहीं कि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और कभी कोई आगे तो कभी कोई पीछे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कुलीनों की पार्टी कही जाती है, भद्रजनों की पार्टी है, और बड़े उसमें वो राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, राजनीति में चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों की हम बात करें, जब से पार्टी में, वर्षों की हम बात कर लें दिनों के बजाय, सत्ता में आने के बाद सत्ता का जो नशा है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। इसको लोग कहते हैं कि पैसा और पद को पचाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जो आपने इन माननीयों के शब्द सुने, बाद में गौरीशंकर बिसेन ने जरूर माफ़ी मांगी है, खेद व्यक्त किया है, लेकिन वो भी बहुत दाएं बाएं से निकल कर किया, सीधे सीधे बात नहीं की है। आपको लगता है कि ये क्या हल्की लोकप्रियता के लिए होता है, बेवजह प्रशासन पर धाक जमाने के लिए होता है, और अपने जो छुट भैया कार्यकर्ता हैं उनके सामने एक हीरो बनने की कोशिश होती है? क्या है ये राजनीति में इस तरह के मिजाज कितने स्वीकार होने चाहिए, कितने नहीं, ये तो खैर जनता उनको हराकर जिताकर तय करेगी। लेकिन कोई ऐसा कानून भी बनना चाहिए कि जैसे अगर आप वाहन चलाते हैं, 3 बार आपके हाथ दुर्घटना होती है, अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं तो उसमें फिर ये प्रावधान भी है कि जुर्माना आपका होगा, फिर उसके बाद लाइसेंस निरस्त करने की बात भी होती है। ऐसा कुछ जरूर सरकार बनाए, संसद में कोई कानून बने, चुनाव आयोग कोई एक्शन ले। आपकी राय कि ये जो राजनीति में गिरता स्तर है, इसको आप किस ढंग से देखते हैं और ये लोकतंत्र के लिए कितना घातक है? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए तो घातक है, लोगों के लिए भी घातक है कि इस तरह की नई हमेशा ये एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि एक नेता दूसरे नेता से ज़्यादा तल्ख बयान देता है। तो ये जो बयान अभी जो चल रहे हैं लगातार, इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि वो जिस दल का है उस दल की जिम्मेदारी इसमें तय होनी चाहिए। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले में कहा है कि अभिव्यक्ति का अधिकार तो सबको है, जैसे जनता को है वैसे नेता को है, लेकिन सरकार की ये दल की जवाबदेही होनी चाहिए। तो अगर यदि ये होगी तो इसमें कोई लगाम हो सकेगी और चुनाव आयोग इस पे एक्शन लेगा तो लगाम लगेगी, अदरवाइज ये ऐसा ही चलेगा। और ये क्योंकि लंबे समय से ये हम देख रहे हैं और ये राजनीतिक रूप से भी होता है और सामाजिक रूप से भी उस पर टीका टिप्पणी होती है। तो तो इसलिए ये बिल्कुल इसमें मैं लौटता हूँ आपके पास। दरअसल डॉक्टर राहुल जी, ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं, जैसा आशीष जी बोले कि पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, हमारा ये कहना है कि संसद भी इस पर, विधानसभा भी इस पर नज़र रखे, अपने सांसदों पर, अपने विधायकों पर, और पार्टियां भी अपने ये जो बहुत ही उनके जो लीडर हैं जनाधार वाले, उन पर लगाम कसे। क्या होना चाहिए? क्योंकि ये तो लगातार स्तर गिर रहा है। अभी तो जब चुनाव आएंगे तब स्थिति और विकट होगी। अपन देखते हैं कि हर बार चुनाव में लोग निजी स्तर पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और उसके बाद फिर घटिया बातें करते हैं और गंदे तर्क दिए जाते हैं। आपकी राय, ये जो माननीय है आखिर ये कैसे सुधरे और कैसे सुधारा जाए इनको? राघवेंद्र जी, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो समाज को कहते हैं कि किस तरीके की भाषा शैली का उपयोग करना चाहिए, क्या आचार संहिता इनकी निर्धारित ये लोग करते हैं, समाज को ये लोग आईना दिखाते हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता है इन लोगों को, तो इन लोगों की जुबान हमेशा फिसल जाती है। तो ये जो राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल में जो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग सत्ता की मद में इतना ज्यादा बिल्कुल घमंडी हो जाते हैं कि इनकी जुबान पर कंट्रोल रह ही नहीं पाता। दूसरी चीज ये है कि ये सरकारी तंत्र में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को ये लोग बिल्कुल नौकर समझते हैं,
और जब नौकर समझने की स्थिति जब बनती है तो इनकी जुबान से गलत शब्द ही निकलते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के पास में आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें यदि इनकी जुबान फिसल गई हो तो इनको राजनीतिक दल ने निष्कासन कर दिया हो या सस्पेंड कर दिया हो। ऐसा कोई भी आचार संहिता किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है, जबकि होना चाहिए। तो ये दिक्कत ये आ रही है कि ये लोग आखिरकार समाज को देना क्या चाह रहे हैं। समाज में इतनी ज्यादा इन लोगों के साथ में कभी भी देखिए मंच पे इनको कि इनकी जुबान फिसलती ही नहीं। आज फग्गन सिंह कुलस्ते ही नहीं है, ऐसे राजनीति में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिनकी जुबान फिसली है, चाहे वो कांग्रेस के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के हों या दीगर किसी भी राजनीतिक दल के हैं। इन लोगों का दिमाग, इन लोगों की जुबान कंट्रोल में कभी नहीं रही है। तो ये बिल्कुल ये अहम को कभी ना कभी समाप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के बात समझ में आएगी। अब दूसरी चीज देख लीजिए, आप चाहे कांग्रेस को किसी भी राजनीतिक दल का संगठन उठा करके देख लीजिए, उसमें कभी भी ये चीज नहीं तय हो पाई है कि आपकी गाइडलाइन क्या है, आपको बोलना कितना है, व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपकी भाषा शैली कैसी होना चाहिए, इस पर कभी विचार मंथन नहीं होता। बिल्कुल तो यही दिक्कत आ रही है। राहुल जी, मेरा तो यही मानना है कि एक नया फिशन और चल पड़ा है प्रेस को टारगेट करने का। नहीं राघवन जी, यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगा, ये दो चीज हो रही है। एक तो सोशल मीडिया आने के बाद में ये जितने भी माननीय हैं इनकी जुबान फिसलना शुरू हो गई है। दूसरी चीज, ये लोग जो लोग हाशिए पे चले गए, जिनकी पूछ परख नहीं हो गई है, तो ये सोशल मीडिया पे इसी तरीके से वायरल हो रहे हैं, तो इनकी पूछ परख बढ़ रही है। तो ये दूसरा ट्रेंड अलग चल गया। तो इस ट्रेंड को भी बंद होना चाहिए कि ये किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल जी, एक बात और है कि समाज में विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को लोग हीरो मानते हैं और लोग उनका अनुकरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अब मैं बहुत छोटी सी बात करूंगा, गांव का पंच, सरपंच, पार्षद जो नगर पालिकाओं के होते हैं वो सब अपने लीडर को फॉलो करते हैं। आप देखिए कि जो सरपंच बनता है वो 5 साल के लिए बनता है, लेकिन 2 साल, साल भर के भीतर उसके पास बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है। पार्षदों की हालत देख लीजिए आप, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में अपने लीडर को फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि मेरे जो लीडर हैं उनके पास कौन सी गाड़ी है, वो किस ढंग से पैसा कमा रहे हैं, वो कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अफसरों से बातचीत करने का उनका तरीका क्या है। वो देखते हैं कि अफसर से वो हमारे लीडर बदतमीजी से बात करते हैं, तो वो जो छुटभैया लीडर जो पंच सरपंच से शुरू होते हैं, पार्षद से शुरू होते हैं, वो भी अपने मोहल्ले के जो सफाई कर्मचारी हैं या जो निरीक्षक होते हैं उनके साथ वो वैसी बदतमीजी करते हैं जैसे हमने माननीय केंद्रीय मंत्री या पूर्व मंत्री को हमने कहते सुना, गौरीशंकर बिसेन को, फग्गन सिंह कुलस्ते को, क्योंकि ये सब अपने कार्यकर्ताओं के हीरो हैं और वो कार्यकर्ता इनको फॉलो करते हैं, इनके आचरण को फॉलो करते हैं, पैसे कमाने के तरीके को फॉलो करते हैं। तो मैं लौटूंगा आपके पास कि आखिर इनके पीछे जो चुनाव आयोग है वो कहीं ना कहीं ऐसा करे कि अगर कोई भी लीडर 5 बार, 10 बार, 3 बार कोई गलती करेगा तो अगली बार से चुनाव लड़ने के मामले में उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे कई दफ़ा हमने देखा कि गलत जानकारी देने पर उनके चुनाव निरस्त हो जाते हैं। चुनाव आयोग को जो जानकारी भरी जाती है, अगर उसमें कुछ गलत जानकारी दी तो चुनाव निरस्त भी होता है और वो चुनाव लड़ने के अयोग्य भी होते हैं। तो आशीष जी, सवाल यही है कि 3 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो आपको विधायकी से या सांसद से के पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अगर आपको इस ढंग से बदतमीजियों का अगर फहरिस्त आपकी लंबी है तो क्यों ना पार्टियां या चुनाव आयोग आपको चुनाव लड़ने से रोके। जब तक इतनी कठोर कार्रवाई चुनाव आयोग नहीं करेगा तब तक ना तो ये मानी सुधरेंगे और ना राजनीतिक दल उनके बारे पर कुछ कठोर एक्शन लेंगे। बिल्कुल ये सही बात है। इस पे कानून बनना चाहिए, इस पे चुनाव आयोग को भी अपना नियम और अपनी आचार संहिता जो है नए सिरे से तय करना चाहिए। और इसमें तत्काल मतलब किसी भी जो भी चुनाव शुरू होने वाले हैं उससे इसकी शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि इसको जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा जहर फैलेगा। और जो समाज में नेताओं की जो छवि है जो आमतौर पर बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, ये और इस तरह खराब होती, तो इससे राजनीति का स्तर, जो लोगों का नज़रिया है राजनीति को देखने का, वो भी खराब हो रहा है लगातार। खास तौर पे जो युवा पीढ़ी है उसको हम देखते हैं, उनका जो माइंडसेट है वो उसमें राजनीतिज्ञों के प्रति एक अजीब सी वितृष्णा उसमें दिखती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत पूरी चीज़ें, राजनीतिज्ञों प्लस वो राजनीति में आने से परहेज करते हैं जी। जो लड़के आईआईटी के टॉपर होते हैं, अलग बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आईआईटी के पास आउट हैं और बड़े अधिकारी थे, हाँ। वो, लेकिन वो ऐसे कम लोग हैं बहुत रेयर केस है। जो लोग नौकरी से इस्तीफा देकर या आईआईटी पास करने के बाद या इंजीनियर या डॉक्टर होने के बाद
वो समाज को सुधारने की राजनीति करते हैं, क्योंकि वो इसको घटिया मानते हैं, अच्छा नहीं मानते, उसको एक तरह से ये समझते हैं कि ये बहुत ही एक तरह से हल्का काम है। अलग बात है कि यही लोग सरकार बनाते हैं, ये लोग नियम बनाते हैं और उन नियमों के अंतर्गत वो डॉक्टर और इंजीनियर बेचारे काम करते हैं। जी हाँ, जी। बिल्कुल। इसीलिए कि ये छवि जो खराब हो रही है और जो स्तर खराब हो रहा है, जबकि राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है, जी। पढ़े लिखों की जरूरत है, और वहाँ पर ये चीज़ें कमी होती है। और नेताओं, जो पुराने नेता हैं खास तौर पे, वो बड़ा इसका भी दो चीज़ें हैं। एक तो वो खुद फेमस होने के लिए भी इस तरह के बयान देते हैं कि 4-5 दिन चर्चा में रहेंगे, सुर्खियों में रहेंगे, और अगर उनके दल की सरकार है तो फिर तो उनका जो नशा है, उसका जो पावर का, वो एक अलग तरह से उनके सुरों को लेकिन आशीष जी सजाता है। ये तो है ही, हम लोग बात करें कि सत्ता का नशा है, लेकिन जो बात आपने भी कहा, राहुल जी ने भी कहा कि राजनीति में अपने आप को चर्चाओं में बनाए रखने के लिए हम यूपी इलेक्शन की बात करें तो अखिलेश यादव ने कई बार जिस ढंग से मंच से या मीडिया से बात करते हुए जिस ढंग का बिहेव मीडिया से किया, कोई सवाल करता था तो हमने देखा कि वो पूछते हैं कि आप कौन से चैनल से हैं, अच्छा वो जिनके मालिक बंद हैं, अच्छा वो जो विज्ञापन लेने आते थे मेरे पास, या ठीक है आप ये अपना माइक ले जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो अच्छा कई बार वो ये पूछते थे किस पार्टी के हो। तो ये जो बिहेवियर है ये ज़्यादा खतरनाक है, गाली बकना और उससे भी ज़्यादा इस तरह की बातें करना। मुझे लगता है कि इस पर तौल मोल कर बोलने वाले, जो हम बात करें शुरू करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से, अटल बिहारी वाजपेयी से, मोरारजी देसाई से, चौधरी चरण सिंह से, या हम राजीव गांधी की बात करें, बहुत सोबर और बड़े अच्छे लीडर हुआ करते थे। तो ये जो कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि जो बड़े लीडर थे वो अगर शालीन होंगे और बदतमीज नेताओं के पर कड़ी कार्रवाई करेंगे तो हालात सुधर सकते हैं। आपकी बहुत छोटी सी राय। बिल्कुल सही बात है, ये इसी तरह होना चाहिए कि ये उदाहरण ऊपर से ही सेट होना चाहिए। लेकिन इसमें भी ये है कि सिर्फ बड़े नेताओं को भी देखो तो कभी ना कभी उनकी जबान फिसली है जी, और इसीलिए नीचे तक वो उदाहरण सेट नहीं हो पाता। इसलिए कानून का यदि डंडा चलाया जाता है तो सब पे चलना चाहिए। लेकिन अब होता यह है कि जो पावर में है उसकी जबान भी फिसलती है, बिगड़े बोल उसके भी पहचान बन गए हैं, तो यदि वो कानून बनाते हैं तो वो इसकी चपेट में आते हैं। तो इसलिए एक स्वतंत्र रूप से या तो आयोग, चुनाव आयोग इस पे एक्शन ले हाँ, सकता है कि चुनाव अगर आप एक्शन ले, कोर्ट अपने उससे कोई गाइडलाइन बनाए, इस तरह से कुछ हो तो अच्छा होता। क्योंकि कई बार ये भी देखा है कि कुछ ऐसे भी नेता हैं भारतीय राजनीति में जो उन्हें जितना दूसरे दलों ने कोसा है या गरियाया है, उन्हें उतनी लोकप्रियता भी मिली है। तो ये बड़ी एक अजीब बात है कि आदमी डैमेज भी होता है और दूसरा आदमी जो है उससे फेमस भी होता है। तो भारतीय राजनीति में उदाहरण है, पिछले दिनों भाजपा ने एक सूची जारी करी थी कि प्रधानमंत्री को 80 बार गलत तरीके से बोला गया। तो और फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इससे जो इस पे सवाल उठाए थे कि ये गलत है। लेकिन अब राजनीति में ये होता है कि कई बार लोगों को इससे सिंपैथी भी मिलती है, कई लोगों को इससे नुकसान भी होता है, कई लोग चर्चा में भी बने रहते हैं। लेकिन कुल मिला के इसमें सबसे बड़ी जवाबदारी उन स्वतंत्र संस्थाओं की ही होगी। लेकिन जो आगे आके राजनीति करने के लिए, राजनीति में चर्चाओं में रहने के लिए क्या आप हल्की बात करेंगे? हल्की बात करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो वो राजनीति पर मेहरबानी करें। उसके लिए आप मोहल्ले के छुटभैया गुंडे बन सकते हैं, बदमाश हो सकते हैं, कुछ नौटंकियां कर सकते हैं जिसमें आप इस तरह की बात करें। लेकिन राजनीति जिससे सरकारें चलती है, जो देश की दिशा तय करता है, जो देश का भविष्य तय करते हैं, चाहे वो छोटी सी यूनिट मान लें, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, फिर विधानसभा की बात करें, जिला पंचायतों की बात करें, तो फिर इस तरह से जो भारतीय लोकतंत्र में एक तरह से ये नहीं, गिरावट का वो है और इसको किसी भी तरह से नियंत्रित किया जाना चाहिए, चाहे नफा हो नुकसान हो। लेकिन इसको और उस दौर को याद किया जाना चाहिए जो भारतीय राजनीति का एक बड़ा चमकीला दौर था, जिसमें सत्ता पक्ष भी जो है अपने विपक्ष को आमंत्रित करता था, उसे संसद में या विधायिका में अंदर लाने की कोशिश करता था हारने के बाद भी। तो वो एक बड़ा दौर था जब आलोचना को सही शब्दों में और सकारात्मक रूप से लिया जाता था और आलोचना सकारात्मक रूप से की जाती थी। नेहरू जी से लेकर अटल जी तक वो दौर था, बीच में राजीव गांधी का भी दौर था। ये वो लीडर हैं जो बड़े सहिष्णु और अपने प्रतिपक्ष के नेताओं का भी आदर करते थे। राहुल जी, सवाल यही है कि इन बदजुबानियों को रोकने के लिए नैतिकता का तो एक अलग मामला है, नैतिकता होती तो ये बदजुबानी नहीं करते, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेने की बात, हालांकि उसके भी कहते हैं कि चुनाव आयोग भी ऐसा जिसके दांत और नाखून नहीं है, वो सिर्फ चुनाव के समय थोड़ा सा एक्टिव दिखता है, लेकिन उसके बाद फिर वो कहीं नज़र नहीं आता है। आपकी राय? कानून बनना तो बड़ी चीज़ है क्योंकि सभी हमाम में नंगे हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष के हो, कहीं ना कहीं इस पर
स्वमोटो सर्वोच्च न्यायालय या फिर चुनाव आयोग, दो ही आशा के किरण दिखते हैं कि अगर यहाँ से कुछ बात आती है संज्ञान लेकर स्वमेव, तो शायद कुछ ये चर्चाओं में रहे। आपकी राय? चुनाव आयोग तो करने की स्थिति में है नहीं। चुनाव आयोग को सिर्फ एक्शन उसका दिखाई देता है जब चुनाव होते हैं तब। इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ही कुछ कर सकता है। यदि कानून बनाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर कड़ाई से पालन करता है तो ये डंडा चल सकता है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ये बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी से मान नहीं सकते। ये चुनाव आयोग को भी किनारे कर देते हैं। अब एक चीज यहाँ स्पष्ट ये करना चाहूंगा कि चलिए, एक आम आदमी है, जो एक भारतीय, आम भारतीय किसी नेता पर यदि गंदी बात बोल देता है या अपशब्द बोल देता है तो ये नेताजी तत्काल जाकर के उसकी एफआईआर कटवा देते हैं, वो गिरफ्तार हो जाता है, जेल चला जाता है। लेकिन आम जनता के पास में ये कहीं से कोई कानूनी रूप से सुविधा उपलब्ध नहीं है कि नेता माननीय के खिलाफ जाकर के वो एफआईआर कटवाए और पुलिस जाकर के उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते। तो यहाँ जो दो धारी तलवार चल रही, मतलब दो पक्ष चल रहा है कि माननीयों के लिए कानून कुछ और है और आम जनता के लिए कानून कुछ और है। तो यहाँ एक रूपता लाना पड़ेगी और इसमें न्यायपालिका ही कुछ कर सकती है। संसद भी यदि नियम पारित कर देती है, कानून बना देती है तो कोई भी बात नहीं। इसको संज्ञान में तो सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ेगा कि माननीयों की यदि जुबान फिसल रही है तो सुप्रीम कोर्ट में एक आयोग बना दिया जाए, या चीफ जस्टिस जो भी पुराने रिटायर्ड जज हों उनको लेकर के एक आयोग बना दिया जाए और इन पर सतत निगरानी रखी जाए कि पूरे भारत में कौन नेता किस तरीके से बदजुबानी कर रहा है। क्योंकि ये वही लोग हैं कि इनका ही देख करके छोटे छोटे भैया, ये आरटीओ वाला जो मामला सामने आया, आप नेता केंद्रीय मंत्री पुराने होने के बाद में, पूर्व मंत्री हो आप, सीनियर लीडर हो, इसके बाद यदि आप गाली देते हो तो उनके साथ जुड़ने वाले जो छुटभैया नेता हैं जिनकी चर्चा आप बार बार कर रहे हैं, ये छुटभैया नेता इन्होंने तो गाली दी है, कल वो लोग जाकर के उसको पीट देंगे, फिर क्या करोगे? तो ये यही लोग तो गंदगी फैला रहे हैं समाज में, यही इन्हीं के जो राहुल जी वो इतने वरिष्ठ नेता है कि वो रिटायरमेंट के कगार पर हैं। जी गौरीशंकर बिसेन जी का अब ये स्थिति है कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पार्टी तय करेगी, क्योंकि उम्र के लिहाज की हम बात कर रहे हैं। तो उम्र के हिसाब से आप सीनियर सिटीजन हो गए हैं, बड़े बुजुर्ग हो गए हैं और राजनीति में आपका लंबा तजुर्बा है। अगर आप एक अधिकारी को इस तरह से बात करेंगे, पब्लिकली बात करेंगे, चाहे वो एकांत में हो या अलग से, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। और जो नैतिकता की बात करके राजनीति में पार्टी आई है बीजेपी, उसके लिए भी मेरे ख्याल से ये एक खराब साइन है। राहुल जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप देखिए, नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक का आप नाम ले रहे हैं। हम नाम इसीलिए ले रहे हैं कि उनकी जुबान कभी फिसली नहीं, ठीक है, लोग उन पे भरोसा करते रहे, उनकी इज्जत करते रहे। लेकिन उसके बाद से लेकर के ऐसा कोई नेता उभर करके सामने नहीं आया है जिसकी जुबान फिसल नहीं रही। ठीक है राहुल जी, समय की कमी है, बात पूरी और भी, क्योंकि यह हमें कई बार मौका देंगे, अभी तो हमारे माननीय कई बार बदजुबानी करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर इसमें चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, संज्ञान ले, तब जाकर मामला सुधर सकता है। दोनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर राहुल, आपका भी बहुत साधुवाद, और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। माननीयों के बिगड़े बोल, उम्मीद करेंगे कि हमें अगली बार इस पर बात करने की नौबत ना आए, लोग स्वयं सुधर जाएं और अपने आचरण को सुधारें। बखबर में इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।